वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको विदित है, राज्य सरकार द्वारा ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी गई है और एनपीएस की जो भी कटौती थी वो बंद करने के आदेश आ चुके हैं। तो एक नवीनतम अपडेट पहले आपको दे दूं, उसके बाद में टैक्स में किस तरह से कटौती कर सकते हैं या कम से कम टैक्स किस तरह से लगे, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आदेश आपको बता रहा हूँ। ये निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर का आदेश है, राज्य सरकार का 22/3/2022 का आदेश है, जो कि समस्त कोषाधिकारियों के नाम से आदेश है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी कार्मिक 1/4/2004 या उसके पश्चात जो भी नियुक्त है अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों और केंद्रीय सरकार के कार्मिकों जो राजस्थान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है उनको छोड़कर, यानी जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी है उनकी एनपीएस कटौती नहीं की जानी है। यद्यपि उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी होंगे, तथापि उपरोक्त कार्रवाई की व्यवस्था हेतु समस्त कोषाधिकारी को निर्देश किया जाता है कि मार्च अप्रैल माह 22 के वेतन बिलों से एनपीएस की कटौती न होना सुनिश्चित किया जाए और एनपीएस कटौती वाले बिलों को संबंधित विभागों को सही किए जाने तो लौटा दिए जाएं। उक्त व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोषाधिकारी के स्वयं के स्तर से की जाएगी और इसके उपरांत भी यदि कोई कटौती एनपीएस सहित बिल पारित होता है तो उसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि समस्त जो भी कोषाधिकारी उनको राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है कि एनपीएस से संबंधित कोई भी बिल पारित नहीं करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जो भी राज्य कर्मचारी है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद में नियुक्त हुए हैं उनके एनपीएस की कटौती बंद हो चुकी है और पे मैनेजर पर भी शीघ्र ही अपडेट आ जाएगा, या तो ऑटो डिलीट हो जाएगा सभी के एनपीएस की जो कटौती है, या कोई प्रोसेस आ जाएगा तो तुरंत उसके बारे में मैं अपडेट दे दूंगा। अब बात ये आती है कि जब ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गई है तो जो एनपीएस में कुछ लाभ मिल रहे थे जो टैक्स बचाने के काम में आ रहे थे वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो उस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो किस तरह से आपको मैनेज करना है कि आपका टैक्स कम से कम लगे या आप किस तरह से टैक्स की बचत कर सकते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले अलग अलग जो भी तरीके हैं टैक्स बचाने के उनके बारे में एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखते रहें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। टैक्स बचत के संबंध में सबसे पहला ऑप्शन है एसआई की कटौती को बढ़ाना। तो जो भी कार्मिक एनपीएस से ओपीएस में आ चुके हैं या 1 अप्रैल 2004 के बाद में लगे हैं, वो अभी मार्च महीना चल रहा है और मार्च महीने में आप अपनी एसआई की कटौती को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ कौन सी स्लैब है और किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो एक जैसे सबसे पहले अगर किसी कार्मिक का मूल वेतन 22,000 रुपये है तो उसको न्यूनतम 800 रुपये की एसआई की कटौती करवानी पड़ती है, लेकिन वो 2 स्लैब आगे यानी 1200 या 2200 तक अधिकतम एसआई की कटौती करवा सकता है। तो जैसा कि आपको मालूम चल गया कि 80 सीसी जो D1 या D2 के संबंध में जो भी एनपीएस के जो भी पैसे कटौती होती थी उसकी टैक्स में जो छूट मिलती थी अब वो नहीं मिल पाएगी। तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए या उसकी कमी को पूरा करने के लिए अधिकतम जैसे कि आपको पता है सीसी में 1,50,000 तक की आपको छूट मिलती है। तो उसमें ऐसा की कटौती आप थोड़ी बढ़ा देंगे तो उसमें दोनों फायदे हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा और टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी के संदर्भ में 22,001 से लेकर के अगर 28,500 तक आपकी अगर बेसिक पे है तो आप 1,200 का टैक्स ऐसे ही कटौती करवा सकते हैं और अधिकतम 3,000 की करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी 46,501 से लेकर 72,000 तक आपकी मूल वेतन है तो 3,000 तक आपकी ऐसे कटौती तो है। उसके अलावा आप 5,000 या 7,000 तक मैक्सिमम करवा सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये होगा कि आप अधिक से अधिकतम एसआई की कटौती जो आपकी निर्धारित स्लैब से 2 स्लैब आगे की करवा सकते हैं। तो टैक्स में आपको सीधा उसका बेनिफिट मिल जाएगा, 80C के अंतर्गत आपको वो फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट था कि एसआई के बाद में जीपीएफ, जैसा कि आपको पता है कि जब एनपीएस बंद हो गई है, सीपीएफ में जो 10% मूल वेतन प्लस डीए के करते थे उसकी जगह अब जीपीएफ की कटौती शुरू हो जाएगी। तो जिसने एसआई की कटौती ऑलरेडी अपनी 2 स्लैब आगे चला के कर ली है उनके तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो उनको मेरा सुझाव होगा कि आपकी जितनी कटौती एनपीएस में हो रही थी सीपीएफ के रूप में वो कटौती आप जीपीएफ में करवा लें ताकि उसका बैलेंस उसमें हो जाएगा। और इसके लिए जीपीएफ के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित है, अधिकतम सीमा की फिलहाल कोई निर्धारित नहीं है। तो एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर मान लो आपका 23,100 रुपये आपका अगर मूल वेतन है तो आपको 1,450 रुपये
उसमें जीपीएफ के रूप में, अंशदान के रूप में न्यूनतम आपको कटवाने हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो 23,101 से लेकर 28,500 तक आपको 1,625 रुपये कटवाने हैं। 2805 से 1 से लेकर के 38,500 तक अगर आपका मूल वेतन है तो आपको 2,100 रुपये न्यूनतम जीपीएफ में कटवाने हैं। और अगर आपका मूल वेतन 51,501 से लेकर के 62,000 रुपये तक है तो आपको 3,575 रुपये न्यूनतम आपको जीपीएफ में कटाने हैं। लेकिन सुझाव मेरा ये रहेगा कि आप जितना हो सके जीपीएफ में कटौती करवाएं, और ताकि आपका जो 1.5 लाख की कटौती अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उसमें पूरी हो जाए, क्योंकि सीपीएफ का जो बेनिफिट मिल रहा था आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके अलावा जैसे मान लो किसी का वेतन 62,001 से लेकर 72,000 तक है तो उसको न्यूनतम 4,200 रुपये कटौती करवानी है, और इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार एसआई की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है, जीपीएफ की कोई सीमा नहीं है। तो आप दूसरा एसआई के बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो जीपीएफ का है। तो एसआई का जो भी कटौती बदलाव जो भी करना है आप मार्च महीने के अंदर अंदर कर लें, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा। और इसके लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ऑलरेडी एसआई में पैसे आपके कट रहे हैं और आप बढ़ाना चाहते हैं तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में जा करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पहली बार प्रोबेशन पूरा हुआ है और पहली बार एसआई की कटौती हो रही है तो कोशिश करेंगे आप अधिकतम जो स्लैब नेक्स्ट 2 स्लैब वाली है कटौती वो करवाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए टैक्स का। इसके अलावा जो ये 2 तो हो गए जीपीएफ और एसआई, इनके अलावा और किन किन पॉइंट पे अपन टैक्स की बचत कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गत साल का जो गणना पत्र था वो इस साल भी लागू होगा। इस गणना पत्र में जैसे कि आपको मालूम है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया था, उसमें घोषणा की थी कि इस वर्ष टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो लगभग वही फॉर्मेट रहेगा। तो जो 50,000 की आपको अधिकतम स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती थी वो मिलती रहेगी। इसके बाद में सबसे जो बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट का जो ऑप्शन है वो एक है गृह संपत्ति या जो होम लोन है जिसको गृह ऋण कहते हैं। तो उसका बेनिफिट सीधा 1.5 लाख के अलावा या उससे पहले ही जो आपकी 1.5 लाख कटौती है उसके अलावा पहले ही आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो आपकी अगर होम लोन लेते हैं, आपका अगर मकान आप बनाने वाले हैं तो होम लोन ले लें, तो उसमें क्या होगा, आपको गृह ऋण पे ब्याज की छूट भी मिल जाएगी और जो किस्त है उसकी भी छूट मिल जाएगी। 2 तरह की छूट मिल जाएगी। जो किस्त की छूट होगी वो आपको गृह ऋण किस्त के रूप में 80C के अंतर्गत मिलेगी, यानी वो 1.5 लाख की कटौती के अंदर अंदर होगी। और उसके अलावा यो ऋण पे जो ब्याज है गृह ऋण पे, वो सबसे बड़ी छूट है, वो आपको मिल जाएगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अगर आवश्यकता हो तो गृह ऋण ले लें, ताकि आपको टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। दोनों तरह से मिल जाएगा, ब्याज पे भी मिल जाएगा और किस्त पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसआई का इसमें बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप अधिकतम उसकी जो 2 स्लैब लेकर के कर सकते हैं। इसके अलावा LIC अगर आपकी कोई भी है, किसी भी तरह की LIC यानी जीवन बीमा है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्र है या PPF है, लोक भविष्य निधि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको साल में कभी भी आप जमा करा सकते हैं और PPF का खाता खुलवाना भी बहुत आसान है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन ही खाता खुलवा सकते हैं, या निकटतम जो जहाँ भी आपका बैंक खाता है वहाँ आप आराम से इसको खुलवा सकते हैं। और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है और एक निश्चित समय के बाद में आप अपना जो पैसा है एक निश्चित मात्रा में उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम जो बचत पत्र है वो है। और इसके बाद में GPF, जिसका कि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि GPF का आपको जो भी है, जितनी भी छूट आप लेना चाहे ले सकते हैं। आपकी जितना भी टैक्स बन रहा हो उसके एस्टिमेट के हिसाब से आप ये छूट ले लें, और कोशिश करें कि मार्च महीने से ही आपका जो अगर टैक्स बन रहा है तो वो कटौती शुरू करवा दें, ताकि आपको जो अंतिम महीने साल के होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, वहाँ आपको एक साथ बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं कटवाना पड़े। तो इसकी प्लानिंग इस जो फॉर्मेट है इसके आधार पे आप कर सकते हैं। आप अपनी जो वर्तमान बेसिक है उसको इसमें डाल करके आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कितना टैक्स लगभग बनेगा, तो उसके हिसाब से आप अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। तो इसके अलावा गृह ऋण की जो किस्त है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा होम लोन की किस्त के बारे में मैंने पहले बता दिया कि जो ऋण की छूट है वो 1.5 लाख के अलावा है, और जो किस्त है होम लोन की उसकी छूट है वो 1.5 लाख के अंदर है। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, उसको कन्या समृद्धि योजना में अगर वो है तो उसमें भी आप राशि जमा करा के छूट पा सकते हैं। अब जो 80 CCD 1B में जो भी आपको फ़ायदा मिल रहा था वो बेनिफिट 10% वाला है, वो अब नहीं मिलेगा। तो एक तो ये इसकी पूर्ति है, आप GPF से कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्र पे ब्याज है, ट्यूशन फीस है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वगैरह है,
या एक पीएलआई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। आप पोस्ट ऑफिस में अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उस निश्चित मात्रा में या आपकी उम्र के हिसाब से एक निश्चित राशि है वो आपको हर महीने जमा करानी होती है। तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है और एक इंश्योरेंस भी है, तो ये भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो 1.5 लाख की जो आपकी छूट है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। एसआई और जीपीएफ के अलावा जो दूसरा ऑप्शन जो मुझे ठीक लगता है, और एक तो पीपीएफ है। पीपीएफ अगर आपका खाता खुला हुआ है तो उसमें कोई समस्या नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा पीएलआई का भी जो स्कीम है वो भी अच्छी है। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप उसमें जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई, लेकिन इसकी छूट आपको अधिकतम 1.5 लाख तक की मिलेगी। आपकी कटौती एलआईसी या सीपीएफ ये एसआई की या जीपीएफ की कटौती आपकी पहले से ही 1.5 लाख की आपको हो रही है, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? तो पहले तो ये था कि 80 सीसी D1 D2 के बीच जो भी अधिकतम जो गवर्नमेंट का मिलता था एनपीएस में वो वापस छूट मिल जाती थी। इसके अलावा 80 सीसी D1B में अधिकतम 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा जो छूट मिलती थी एनपीएस वालों को, वो छूट अब नहीं मिल पाएगी। तो इसके एवज में अपन क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि 80D इनकम टैक्स की जो 80D है उसके तहत चिकित्सा बीमा यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आप अपने स्वयं के, अपने माता पिता के या बच्चों के लिए 25,000 रुपये से लेकर के, और माता पिता के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक अधिकतम जो छूट है वो आप ले सकते हैं। यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, खूब सारी मार्केट में कंपनी हैं। आप पॉलिसी बाजार या किसी अच्छी साइट पे जा करके या कोई अच्छा जानकार है उससे आप कंसल्ट करके किसी भी स्वास्थ्य बीमा जो कंपनी का है आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट 2 तरह का होगा। एक तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी और पूरी की पूरी छूट मिलेगी। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वर्तमान में कोविड जैसी परिस्थितियां या कुछ भी अगर व्यक्ति के साथ में हो जाता है तो इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। हालांकि आरजीएसएस में भी राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छी सुविधा दी है, लेकिन अगर आप और भी अगर इसमें सुविधा चाहते हैं तो आप अलग अलग कंपनियां जैसे आदित्य बिरला है, स्टार हेल्थ है, टाटा मेडिकेयर है, रिलायंस है, या रॉयल सुंदरम या एसबीआई या कोई भी ओरिएंटल इंश्योरेंस या किसी भी कंपनी का आप अपनी स्तर पे जांच करके इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वो आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य जो छूट है आप ले सकते हैं। तो एटीजी के तहत आपको धार्मिक संस्थानों को जो भी दान दिया जाता है उसमें आपको 2 तरह की छूट मिलती है। क श्रेणी में अगर आपने दान दिया तो 100% छूट मिलेगी, और ख श्रेणी में है तो 50%। जैसा कि आपको विदित होगा, गत साल जो कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा जो भी सीएम रिलीफ फंड में कोरोना की जो कटौती की गई थी उसमें आपको क श्रेणी में 100% उसका बेनिफिट मिला था, तो वो भी टैक्स में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला था, टैक्स छूट मिली थी। इसके अलावा अगर आप किसी धार्मिक संस्थान में या गौशाला में या मंदिर मस्जिद या किसी भी धार्मिक संस्था में आप अगर दान देते हैं तो आपको उसमें 50% की छूट मिलती है। यानी आपने अगर 50,000 का दान दिया तो आपको 25,000 की छूट है वो टैक्स के रूप में इसमें मिल जाएगी। और अगर सरकारी संस्था या किसी क श्रेणी की संस्थान में आपने अगर दान दिया है तो आपको 100% इसकी छूट मिलेगी। इसके अलावा जो स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की दशा में है तो उसके लिए 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक बेनिफिट मिलता है। और एक 80 TTA इस तरह के अंतर्गत आपको जो बचत खाता है, आपको जो बैंक वगैरह में बचत खाता है उसमें आपको 10,000 जो भी ब्याज मिल रहा है उस पर आपको 10,000 की छूट मिलती है। तो इसका ये है कि आपको अगर ब्याज मिल रहा है तो आपको इनकम में उसको शो करना है और उसके बाद में आप 80 TTA के अंतर्गत उसकी छूट वापस 10,000 तक आप ले सकते हैं। तो ये भी एक है। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है उनको सभी प्रकार के ब्याज पे 50,000 तक की छूट है। और इस तरह से अगर और 80 GGA के अंतर्गत आपने वैज्ञानिक, सामाजिक या ग्रामीण विकास हेतु कोई दान दिया है तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अधिकतम छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा टैक्स बचत के रूप में मैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दे दूं कि एक छूट की धारा 87A है 87A के अंतर्गत अगर आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय है तो उस पर आपको 12,500 रुपये की छूट मिलती है। ये छूट किसको मिलेगी और कब मिलेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस छूट को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि मान लो आपका जो भी वेतन है वो पूरा आ रहा है, उसके बाद में आपने 1,50,000 तक की छूट ले ली। उसके बाद में अगर आपके टैक्सेबल इनकम जो यहाँ जो जैसे ये कॉलम 15 में कुल आय की जो संपूर्ण राशि है जो गुणा गया या कर योग्य जो आय है 14 नंबर कॉलम में, वो अगर 5 लाख से अगर बढ़ रही है तो उसकी दशा में आप क्या कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी छूट है लेकिन काम नहीं आ रही है तो आप
CCD में या अन्य में जी में आप कोई भी अंशदान करके उस सीमा को या उस लिमिट को आप अगर 5 लाख तक ले आते हैं तो आपको सीधा 12,500 रुपये का टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, यानी आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। और अगर 5 लाख से ऊपर अगर इनकम 1 रुपया भी पहुंच गई तो आपको सीधा 12,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी थी। तो अभी जब ये तो हालांकि जब आप गणना पत्र देंगे उस समय देखा जाएगा, लेकिन आप अभी शुरू से कोशिश करेंगे तो अगर ये फ़ायदा आप उठा सकें तो आपके 12,500 रुपये तक का जो अधिकतम छूट है आपको सीधे मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ी विशेष जानकारी थी। इसके अलावा ये जो मैंने सारे सुझाव दिए हैं वो सुझाव है, आप अपनी इच्छा से और अन्य जानकारी अन्य स्रोतों से कंफर्म करके ही और अपने संबंधित जो भी डीडीओ है उनसे सलाह मशविरा करके ही इन छूट का फ़ायदा लें, और ताकि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं हो। और इस संबंध में आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इस चैनल पे आप व्हाट्सएप में इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। तो इस तरह से SI की कटौती कैसे करनी है या और पे मैनेज संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कुछ वीडियो तो मैंने अपलोड किए हुए हैं, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बनाकर या कमेंट में आपका जवाब दे करके आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।